ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन है उसका मॉडल पेपर थर्ड का पार्ट सेकंड डिस्कस किया जा रहा है, जिसमें आपके क्वेश्चन 26 से लेके 50 क्वेश्चन आपके डिस्कस होंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 26, एट्रीब्यूट एड्रेस। आपको एक एट्रीब्यूट का नाम दे रखा है एड्रेस, ठीक है। इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन और कंट्री। अच्छा, इसका मतलब है कि जो आपका एड्रेस है, देखो समझो यहाँ पे, जो आपका एड्रेस जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, वो आपको कैसे डिवाइड कर रखा है। देखो आगे कैसे डिवाइड कर रखा है, यहाँ पे आगे डिवाइड कर रखा है, स्ट्रीट के अंदर डिवाइड कर रखा है इसको। स्ट्रीट मतलब आपकी जो गली होती है, स्ट्रीट के अंदर डिवाइड कर रखा है। फिर आपके अंदर सिटी के अंदर डिवाइड कर रखा है इसको। नेक्स्ट आपके सिटी के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे सिटी के अंदर डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डिवाइड किस में कर रखा है, स्टेट के अंदर डिवाइड कर रखा है, स्टेट में डिवाइड कर रखा है। फिर किस में डिवाइड कर रखा है, जिप में डिवाइड कर रखा है। किस में डिवाइड कर रखा है, जिप में। अब देखो, और कंट्री में डिवाइड कर रखा है, और साथ में किस में कर रखा है, कंट्री में डिवाइड कर रखा है। अब देखो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे आपके एड्रेस को इन सभी फील्ड में, सब फील्ड में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एड्रेस जो आपका एट्रीब्यूट है, देखो एट्रीब्यूट को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, देखो यहाँ पे इलिप्स का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एड्रेस को हमने डिवाइड कर रखा है सब एट्रीब्यूट है सब एड्रेस में। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है, इसे हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट। देखो जो एट्रीब्यूट एक से ज्यादा एट्रीब्यूट सब एट्रीब्यूट में डिवाइड होता है, वो आपका क्या कहता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट हो रहा है। ओके, तो आप राइट आंसर क्या होगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट, देखो द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन ए सिंपल ग्राफ विद एन वर्टेक्स। ये कह रहे हैं कि आपको मैक्सिमम डिग्री बतानी है कि आपके एनी वर्टेक्स सिंपल ग्राफ। देखो सिंपल ग्राफ का मतलब क्या होता है, देखो समझो यहाँ पे, अगर सिंपल ग्राफ की बात करूं तो देखो सिंपल ग्राफ किसे कहते हैं भाई, सिंपल ग्राफ आपका वो होता है जिसके अंदर नो लूप प्रेजेंट, जिसके अंदर लूप भी प्रेजेंट ना हो, और साथ में नो पैरेलल एज। देखो ना तो आपके लूप प्रेजेंट हो, ना आपके पैरेलल एज प्रेजेंट हो, ये आपका क्या होता है, सिंपल ग्राफ होता है। अच्छा, सिंपल ग्राफ के अंदर अगर आपके एन वर्टेक्स अगर आपके मौजूद है, यहां पे कह रहा है सिंपल ग्राफ के अंदर आपके एन वर्टेक्स अगर मौजूद है, तो मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है। देखो मैक्सिमम डिग्री यहां पे हमेशा क्या होगी, n-1 होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, n-1 इसकी मैक्सिमम डिग्री होगी। लास्ट वीडियो मैंने आपको डिग्री के बारे में डिस्कस किया था, तो एक बार वहां पे आप देख लीजिए डिग्री क्या होती है। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपके जो आपके सब एट्रीब्यूट्स बनते हैं, आपके चाइल्ड बनते हैं, वो डिग्री के ऊपर मैंने डिस्कस किया था आपको, तो वहां से देख लीजिए उसको। देखो अंडर वर्चुअल स्टोरेज, ये कह रहा है अंडर वर्चुअल स्टोरेज। एक्चुअली वर्चुअल स्टोरेज में क्या होता है, उसमें आपके ऑप्शन दिया गया है, ए सिंगल प्रोग्राम इज प्रोसेस्ड बाय 2 और मोर सीपीयू। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, 2 और मोर प्रोग्राम आर यूज्ड कंकरेंटली इन प्राइमरी स्टोरेज। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि आपके 2 और मोर प्रोग्राम आर यूज कंकरेंटली प्राइमरी स्टोरेज। ये आपका क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, ओनली द एक्टिव पेज ऑफ ए प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन प्राइमरी। ये बिल्कुल सही बात है। देखो आपका जो वर्चुअल स्टोरेज होता है, उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ आपको एक्टिव पेज, जो आपके एक्टिव पेज हैं वही आपको रैम में रखना है, ठीक है। क्योंकि वर्चुअल मेमोरी का जो कंसेप्ट है, वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट यही कहता है कि आपके रैम के अंदर सिर्फ आपके उन्हीं पोर्शन को आपको रैम के अंदर लेके आना है जो कि आपके एक्टिव पोर्शन है, और बाकी सभी पोर्शन को आप कहाँ पे रखोगे, सेकेंडरी मेमोरी रखोगे, ठीक है। अब देखो सेकेंडरी मेमोरी में यहाँ पे आपका स्पेस क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पेज आपको यहाँ पे, आपका जो पेज यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगर वो कंप्लीट एग्जीक्यूट हो चुका है, अगले पेज की डिमांड है, तो फिर उसके बाद रिप्लेस कर दो, फिर नया पेज यहाँ से लेके आ जाओ, ठीक है। नया पेज सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी लेके आ जाओ। यही आपका क्या होता है, वर्चुअल कंसेप्ट होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो ट्रिगर कोड इज रिटन इन। देखो कह रहा है ट्रिगर कोड किस में लिखा जाएगा, तो आपसे देखो पूछा गया ट्रिगर कोड, तो देखो आपको पता होना चाहिए ट्रिगर कोड किस में लिखा जाता है, PL-SQL। अब PL-SQL क्या होती है, तो देखो PL-SQL का मतलब होता है प्रोसीजर, देखो प्रोसीडरल एसक्यूएल। अब देखो प्रोसीडरल एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, अगर मैं एसक्यूएल की बात करूं तो देखो एसक्यूएल क्या आपकी स्टैटिक है। इसका मतलब है कि एसक्यूएल के अंदर आपके प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, आप सिर्फ उन्हीं का यूज करते हुए और आप क्या करते हो, डेटाबेस से कम्युनिकेशन करते हो। लेकिन आप इसको डायनेमिक बनाने के लिए आप किसका यूज करते हो, आप किसका यूज करते हो, PL-SQL का यूज करते हो, जो आपकी क्या हो जाती है, डायनेमिक बिहेवियर करती है। ये करती है, डायनामिक बिहेवियर करती है, ठीक है। अब समझो यहाँ पे देखो, जो आपका डायनेमिक बिहेवियर होता है यहाँ पे, उसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एसक्यूएल के साथ हमने प्रोसीजर लगा दिया, इसका मतलब कोई ना कोई प्रोग्राम को अटैच कर दिया एसक्यूएल के साथ, तो वो आपका बनता है PL-SQL, ठीक है।
इसका मतलब है एसक्यूएल का जो स्टैटिक स्टेटमेंट होते हैं उनके साथ हम प्रोग्राम का कोड लिख देते हैं तो वो आपका पीएल एसक्यूएल बन जाता है। ठीक है, पीएल एसक्यूएल एक आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसमें क्या करते हैं एसक्यूएल के जो स्टैटिक पोर्शन है उसको डायनेमिक बनाया जाता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो ट्रिगर है वो रिटर्न तो ये पीएल एसक्यूएल में होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ट्रिगर होता क्या है, देखो समझो ट्रिगर कोड क्या होता है। देखो ट्रिगर कोड ऐसा कोड होता है जो कि ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है जब भी कोई डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इस पे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो इंसुलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड। इंसुलेशन मतलब बांधना है ना, इंसुलेट करना। ठीक है, मतलब एनकैप्सुलेट करते हो, जैसे आप जैसे कोई भी क्लास लेते हो, जैसे मैंने क्या लिया, क्लास ले लिया, क्लास ए ले लिया। ठीक है, क्लास ए के अंदर मैंने क्या लिया, इंट ए ले लिया। ठीक है, इंट ए को 10। तो यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो पर्टिकुलर जो डेटा लिया इसको मैंने बाउंड किया है, बांधा है, किसके अंदर, क्लास के अंदर बांधा है, इंसुलेट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है इंसुलेशन ऑफ डेटा फ्रॉम डायरेक्ट एक्सेस बाय द प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो एक होता है डेटा को हाइड करना, क्या कहलाता है, डेटा को हाइड करना। मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, डेटा क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, देखो उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एनकैप्सुलेशन की, तो एनकैप्सुलेशन मतलब होता है कि डेटा और मेथड्स को किसी पर्टिकुलर क्लास के अंदर बांधना, एनकैप्सुलेट करना। ठीक है, डेटा हाइडिंग मतलब यहाँ पे डेटा हाइड कर रखा है। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी में, एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिट करना। ठीक है, और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक से ज्यादा रूप, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपके फंक्शन ओवरलोडिंग होते हैं, वो आपका क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का टाइप है कि आपका सेम फंक्शन एक से ज्यादा काम पर वर्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, आपको ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपका मेनली यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है आपके जैसे डेटा हाइडिंग। तो डेटा हाइडिंग मतलब होता है यहाँ पे सिंपल इजी है कि यहाँ पे डेटा को हाइड किया जा रहा है। ठीक है, अब हाइड कैसे किया जा रहा है यहाँ पे, कि पर्टिकुलर किसी क्लास के अंदर इसे बांधा जा रहा है, उससे हाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट द टाइम इज मैग्नेटिक डिस्क टेक टू पोजीशन ए हेड ऑन द सेलेक्टेड ट्रैक इज। देखो कह रहे हैं कि आपके पर्टिकुलर किसी सिलेक्टेड ट्रैक पे जाने के लिए आपका क्या टाइम होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, देखो एक यहाँ पे समझो कि एक्चुअली आपकी जो डिस्क होती है वो कैसे काम करती है। देखो समझो यहाँ पे, देखो आपकी जो डिस्क होती है उसमें इस टाइप से आपके ट्रैक्स बने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, देखो ये तो आपका पूरा पूरा एक ट्रैक्स होता है। ठीक है, पूरा पूरा ट्रैक्स होता है, और यहाँ पे साथ में क्या होता है, रीड राइट ऐड होता है। एक क्या होता है, रीड राइट हेड होता है। अब देखो रीड राइट हेड मूव करता रहता है ट्रैक्स के ऊपर। ठीक है, अब पर्टिकुलर ट्रैक, देखो पर्टिकुलर ट्रैक पे जाने के लिए तो होता है सीक टाइम। तो पर्टिकुलर ट्रैक क्या पूछा आपको, पोजीशन एड टू द सेलेक्टेड ट्रैक। अच्छा, सेलेक्टेड ट्रैक के ऊपर जाना होता है सीक टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, लेटेंसी, रोटेशन लेटेंसी। लेटेंसी मतलब होता है घूमने के बाद पर्टिकुलर किस पे जाना, सेक्टर पे जाना। ठीक, वो आपके हो जाएगा रोटेशन लेटेंसी हो जाएगा। एक्सेस टाइम कितना टाइम लगता है उसको एक्सेस करने में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ओके, देखो नेक्स्ट दे रहा हूं, सॉकेट एंड विंडसॉक आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये कह रहा है सॉकेट और जो विंडसॉक होते हैं वो किस टाइप के एग्जांपल होते हैं। तो देखो जो आपका सॉकेट है वो विंडसॉक है, सारी ये दोनों क्या एपीआई है आपका। एपीआई मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। तो यहाँ पे आपका अगर एपीआई की बात करूं तो एपीआई क्या होता है आपका, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस आपका क्या होता है, एक सॉकेट होता है। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे सॉकेट और विंडसॉक का मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे क्या होगा, एक कोई प्रोग्राम होगा। ठीक है, उस प्रोग्राम का कलेक्शन होगा। तो प्रोग्राम के कलेक्शन हमने क्या बना दिया, पैकेट बना दिया, और उसके बाद हमने क्या बना दिया, उसकी एपीआई बना दी फाइल। तो एपीआई फाइल क्या होती है आपकी, एपीआई फाइल की सहायता से हम कोई ना कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे जेडीबीसी के लिए आपकी एपीआई फाइल बनी हुई है, जिससे क्या होता है जावा के साथ आप कनेक्ट, मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करते हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, ये सॉकेट और विंडसॉक क्या होती है, आपकी एपीआई फाइल होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो इन जावा विच एक्सेप्शन इज थ्रो व्हेन डिवाइड बाय जीरो एग्जीक्यूट। देखो डिवाइड बाय जीरो, इसका मतलब है कि अर्थमेटिक कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसका मतलब है सपोज करो मैंने कोई 100 से डिवाइड कर दिया जीरो, इसका रिजल्ट क्या आने वाला, इनफाइनाइट आने वाला है। ठीक है, इसका मतलब कंप्यूटर में क्या होता है, एरर होता है। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में आपकी एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन, एरर का स्पेशल केस होता है, एक्सेप्शन होता है कंप्यूटर में। अच्छा, किस टाइप का एक्सेप्शन है, ये आपकी अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। अर्थमेटिक एक्सेप्शन मतलब अर्थमेटिक कोई फॉर्मूला परफॉर्म किया जा रहा है जिसके अंदर आपकी कोई क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई। अच्छा, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन किस टाइप की होती है, ये रन टाइम एक्सेप्शन होती है। किस टाइम होती है, रन टाइम होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये रन टाइम होती है। ओके, तो आपका कंपाइलर के अकॉर्डिंग सेंटेक्स बिल्कुल सही है। देखो सेंटेक्स बिल्कुल सही है, सेंटेक्स में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब रन टाइम पे जब एग्जीक्यूट हो रहा है कोड तो पता लग रहा है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है तो इनफाइनाइट आ रहा है। तो कंप्यूटर इनफाइनाइट क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा वहां पे। तो यहाँ पे आपके की एरर आ जाएगी एक्सेप्शन, तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आपकी एरर आ जाएगी। ओके,
देखो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल कैन बी ऑटोमेटिक आईपी कॉन्फिग। इसका मतलब ऑटोमेटिक आईपी कॉन्फिग का कौन सा प्रोटोकॉल है? आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डीएनएस, डिफॉल्ट गेटवे। अच्छा, यहाँ पे आपके बारे में प्रोटोकॉल से पूछे, तो देखो आपका एक प्रोटोकॉल होता है डीएचसीपी। डीएचसीपी मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखो प्रोटोकॉल नाम होता है डीएचसीपी। डीएचसीपी इसका मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, अब देखो समझो यहाँ पे कि आपका ये काम क्या करता है। देखो समझो, ये जो प्रोटोकॉल होता है ये क्या काम करता है कि जब भी आप अपने मोबाइल डिवाइस को या लैपटॉप को, किसी को भी आप आईएसपी से कनेक्ट करते हो, किसी को भी आप किससे कनेक्ट करते हो? आईएसपी। आईएस मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो देखो यहाँ पे आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो, उस रिक्वेस्ट को हम मानते हैं डीएचसीपी क्लाइंट। देखो रिक्वेस्ट भेजते हो, डीएचसीपी क्लाइंट के रूप में रिक्वेस्ट भेजते हो, जिसका आईपी एड्रेस होता है 0.0.0.0। तो देखो इस आईपी एड्रेस की सहायता से आप क्या करते हो? आप आईएसपी से अपना खुद का आईपी एड्रेस मांगते हो। देखो जब भी आप किसी अपने मोबाइल को या फिर लैपटॉप को आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, तो आईएसपी आपको एक क्या देता है? एक आपको आईपी एड्रेस देता है, उसके बेस्ड पे आप मोबाइल्स में इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हो। तो ये आईएसपी देता कैसे? ये आईएसपी देता है ऐसे, सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट जाती है आईएसपी के पास, जिस रिक्वेस्ट को बोलते हैं डीएचसीपी क्लाइंट। तो डीएचसीपी क्लाइंट की रिक्वेस्ट जाती है, उसके बेस्ड पे आईएसपी आपके मैक एड्रेस को स्टोर करके और आपको क्या मिलता है? एक आईपी एड्रेस असाइन कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रोटोकॉल काम आता है वो डीएचसीपी प्रोटोकॉल काम आता है, जो आपके ऑटो कॉन्फिग काम आता है। ऑटो कॉन्फिग आपके आईपी एड्रेस आपको असाइन करता है। राइट आंसर क्या होगा? डीएचसीपी। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास आर इनहेरिटेड बाय द मोर देन वन क्लास। इसका मतलब है कि आपकी जो प्रॉपर्टी ऑफ क्लास है, मोर देन एक से ज्यादा क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया गया। तो इसका मतलब क्या होता है? हिरार्किकल। क्या होता है आपका? हिरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। ठीक है, इजी सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के संदर्भ में कौन सा सही है, सत्य कथन है। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है डेटा मूव फ्रीली अराउंड द प्रोग्राम। ना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गलत, रॉन्ग कंसेप्ट है। देखो, इट ट्रीट प्रोसीजर एज द क्रिटिकल एलिमेंट्स इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपका इजी कंसेप्ट होता है, इजी अंडरस्टैंडिंग, मतलब इजी बनाता है। इट डज नॉट मॉडल द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को तो आपके ऑब्जेक्ट उप्स, तो आपके कंसेप्ट, आपके उप्स के कंसेप्ट की सहायता से तो आपके रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। इट एम्प्लॉय बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये बिल्कुल सही है। जो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है, वो ध्यान रखना आपको बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच होती है। ठीक है, ये इज द राइट आंसर है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग C++ फाइल मॉडल्स इज ए यूज टू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल फॉर अपडेटिंग विदाउट लॉसिंग ओरिजिनल कंटेंट। इसका मतलब क्या है कि आपको ना कोई भी फाइल को ओपन करना है, लेकिन कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट को लॉस्ट नहीं करना। तो इसका मतलब क्या करोगे आप? अपेंड करोगे। तो क्या होता है आपका? अपेंड होता है। अपेंड की सहायता से क्या होता है? फाइल को क्या करते हैं? दूसरी फाइल के साथ अपेंड करते हैं। ठीक, अटैच करते हैं दूसरी फाइल के साथ, अपडेट करते हैं, जिसमें ओरिजिनल कंटेंट लॉस नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट एक्सक्लूसिव और गेट। देखो यहाँ पे एक्सक्लूसिव यहाँ पूछा है, एक्स और गेट के बारे में पूछा है, एक्सक्लूसिव और गेट के बारे में पूछा है। तो देखो एक्सक्लूसिव और गेट का होता है भाई एक्स, ये कह सकता हूँ यहाँ पे एक्स मतलब एक्स बार वाई। ठीक है, उसके बाद प्लस वाई, सॉरी प्लस यहाँ पे कहूँगा एक्स वाई बार। ये आपका एक्सक्लूसिव और गेट होता है। अब यहाँ पे आंसर देखो, आंसर पहला तो नहीं, पहला रॉन्ग है। दूसरा देखो यहाँ पे उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं की बात है। तो दूसरा आंसर बी इज द राइट आंसर। भाई एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई। ठीक है, तो एक ही तो बात हो गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द डिक्लेरेशन ऑफ ए मेंबर फंक्शन इफ इट डज नॉट अल्टर एनी डेटा इन द क्लास। अच्छा, ये कह रहा है कि फॉलोइंग डिक्लेरेशन ऑफ द मेंबर फंक्शन, ठीक है, इट डज नॉट अल्टर एनी डेटा, मतलब डेटा अल्टर नहीं होना चाहिए। तो आपका मतलब कैसा होता है? कांस्टेंट मेंबर फंक्शन होता है। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें हम डेटा को अल्टर नहीं कर सकते। ठीक, कांस्टेंट वैल्यू है, अल्टर नहीं कर सकते। ए इज द राइट आंसर। देखो ना, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज HTML ड्राइव्ड। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज से HTML ड्राइव की गई है। तो आपकी किससे की गई है? HTML। अब HTML क्या होता है? स्टैंडर्ड जनरलाइज मैनिपुलेटिव मार्कअप लैंग्वेज। तो आपकी स्टैंडर्ड जनरलाइज जो मार्कअप लैंग्वेज होती है, उससे आपकी HTML लैंग्वेज को ड्राइव किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी HTML होती है स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, उससे आपकी HTML को ड्राइव किया गया है।
देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन रो ऑफ ए टेबल। अब देखो समझो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं HTML की बात करूँ तो देखो टेबल होती है आपकी, फिर उसके बाद क्या होता है आपकी रो बनती है, फिर उसके बाद क्या बनता है आपकी क्या बनती है कॉलम बनते हैं, कॉलम का क्या बनता है TH के हेल्प से बनते हैं। जैसे सपोज करो मैंने मेरा नाम लिख दिया, ठीक है, अब इसको क्या करो कॉलम को क्लोज करो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है जैसे दूसरा मैंने कॉलम लिया, उसके अंदर क्या लिख लिया मैंने यादव लिख दिया, ठीक है, कॉलम को क्लोज करो, ठीक है, उसके बाद क्या करो रो को क्लोज करो, उसके बाद क्या करो टेबल को क्लोज करो। तो देखो इससे क्या होगा, इससे एक टेबल बन जाएगी, ये टेबल बनेगी, कॉलम क्या बन जाएंगे 2 कॉलम बन जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा सुनील होगा, यहाँ पे क्या होगा यादव होगा। तो देखो रो बनाने के लिए क्या होता है TR होता है, कॉलम बनाने के क्या होता है TH होता है, तो राइट आंसर क्या होगा, रो के बारे में पूछे हैं क्या होगा TR होगा, ठीक है, बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग टेक्निक, देखो इनमें से कौन सी सॉर्टिंग टेक्निक यूज टू एक्सटर्नल सॉर्टिंग। देखो यहाँ पे कह रहा है जो सॉर्टिंग टेक्निक है एक्सटर्नल सॉर्टिंग कौन सी यूज करती है, तो देखो आपको ध्यान रखना है जो मर्ज सॉर्ट होता है। देखो एक्सटर्नल सॉर्टिंग का कंसेप्ट समझो पहले तो। एक्सटर्नल सॉर्टिंग का मतलब यह है कि यहाँ पे आपकी रैम के साथ में आपकी सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट को इंक्लूड किया जाएगा। इसका मतलब है रैम में सॉर्टिंग नहीं हो पाएगी, आपके सेकेंडरी मेमोरी पार्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो आपकी क्या होती है एक्सटर्नल सॉर्टिंग होती है, ठीक है। इसका मतलब हम आउट ऑफ बाउंड्री जा रहे हैं उसको सॉर्ट करने के लिए, ठीक है। एक आपके इनलाइन सॉर्टिंग होती है, इसका मतलब होता है सेम एरे को यूज ना करके दूसरे एरे को, ठीक है, एक्सटर्नल। तो यहाँ पे आपके जो सॉर्टिंग का जो कंसेप्ट है पूरा कंसेप्ट है, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा कि एक्चुअली आपकी सॉर्टिंग का जो मेजर जो कंसेप्ट है वो आपके कैसे काम करता है। तो सी इज द राइट आंसर। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द सेट ऑफ कैरेक्टर यूज टू आइडेंटिफाई और नेम ए रिसोर्स ऑन द इंटरनेट, ठीक है। सेट ऑफ कैरेक्टर होता है जो कि आपके किसी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करता है। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे मेरे पास है www.google.co.com जैसे से ले लेता हूँ, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है URL, क्या होता है URL यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इज द राइट आंसर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्शन दैट कैन बी परफॉर्म बाय ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। देखो जो भी आपका जावास्क्रिप्ट का जो आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है, इसका मतलब क्या होता है मेथड के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है मेथड थ्रू परफॉर्म होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। तो देखो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट देखो ये कह रहा है कि एक्शन आपका परफॉर्म कैसे होता है भाई, मेथड थ्रू होता है। जो भी आपने यहाँ पे कुछ भी यूज किया है, जैसे कोई मेथड में आपने जो भी यहाँ पे यूज किया है, आपने कोई अलर्ट मैसेज दिया है तो अलर्ट के लिए मैसेज होता है, ठीक है। एक अलर्ट मैसेज दिया उसका मेथड बना होता है भाई, अलर्ट में ये आपको शो करवाना है, ठीक है। तो जैसे सपोज को यूजर नेम पासवर्ड गलत डालने पर आपको क्या मैसेज शो करवाना है, तो सारा किस में लिखा जाता है, मेथड थ्रू होता है। देखो इफ ए रिलेशन स्कीमा इज इन बायस कोड नोल फॉर्म देन इट इज आल्सो। देखो ध्यान रखना जब कोई रिलेशन स्कीमा आपके बायस कोड नोल फॉर्म में है तो डेफिनेटली किस में होगी, फर्स्ट में भी होगी, सेकंड में भी होगी, थर्ड में भी होगी, तो सभी में होगी। तो ध्यान रखना अगर आपके BCNF में अगर आपके कोई रिलेशन स्कीमा है तो इसका मतलब वो सभी में होगी, वो आपके फर्स्ट में भी होगी, सेकंड में भी होगी, थर्ड में भी होगी, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। ओके देखो यहाँ पे समझो कंसेप्ट समझो यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे समझो, ये कह रहा है IPv4 एंड IPv6 आर एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द विच। देखिए कह रहा है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है IPv4 और IPv6 के संदर्भ में। तो पहला कह रहा है नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर IPv4 एड्रेस इज मोर देन द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड इन IPv6 इज लेस। देखो ध्यान रखना अगर मैं IPv4 की बात करूं, देखो कंसेप्ट समझो, अगर मैं IPv4 की बात करूं तो 32 बिट का एड्रेस होता है, कितना होता है 32 बिट। अगर मैं IPv6 की बात करूं तो कितना होता है 128 बिट का एड्रेस होता है। इसका मतलब है IPv4 में ज़्यादा बिट होते हैं, IPv6 में ज़्यादा होते हैं, IPv4 में कम होते हैं। तो पहला तो गलत हो जाएगा, ये उल्टा कह रहा है, गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर IPv4 एड्रेस इज सेम एज द नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर IPv6, नहीं गलत बात है। IPv4 में तो 32 होते हैं, IPv6 में 128 होते हैं। नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर IPv4 एड्रेस इज लेस देन नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर IPv6, बिल्कुल सही बात है कि नंबर ऑफ बिट जो रिक्वायरमेंट है ना IPv4 में कम होता है IPv6 से, तो सी इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड फॉर IPv4 इज 64, नहीं IPv4 में कितने होते हैं 32 होते हैं भाई, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो द ऑक्टल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिंबल। तो ऑक्टल क्या होता है आपके 0 से 7 होते हैं भाई। ऑक्टल में कहाँ सिंबल होते हैं 0 से लेके आपके 7 तक सिंबल होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो
कंप्यूटर वायरस लीजिए, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस क्या होता है? आपका एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है। आपकी कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो टेराबाइट इज इक्वल टू, टेराबाइट टीबी के बारे में पूछा है, टेराबाइट मतलब टीबी के बारे में पूछा है, तो हमें पता है जो हमारी टीबी होती है क्या होती है? 1024 जीबी होती है, 1024 जीबी होती है। ठीक है, तो डायरेक्टली आंसर है 1024 जीबी। ठीक है, अच्छा 1024 किलोबाइट क्या हो गया? मेगाबाइट। अच्छा 1024 किलोबाइट क्या हो गया? वही देखो 1024 किलोबाइट मेगाबाइट, 1024 क्या होगा? गीगाबाइट, तो क्या होगा? गीगाबाइट। और ये मेगाबाइट डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल टू CD रोम, CD रोम इज नोइज। देखो ये कह रहे हैं तो किसी भी फाइल को कॉपी जब CD रोम में करते हो तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है बर्निंग। इसका मतलब है कि CD रोम के अंदर जब कोई भी डेटा कॉपी करते हैं हम तो वो आपका बर्निंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बर्निंग होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपकी ये जो लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, ये मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, यहाँ पे आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो लास्ट टाइम जो आपका एग्जाम का जो टाइम चल रहा है, इसमें आपको मैक्सिमम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और साथ में आपको नोट्स को फॉलो करना है कि अगर आपको कोई भी कंसेप्ट आपसे क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। थैंक यू।